जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की लगभग जो है यानी कि पूरी कहानी समाप्त हो चुकी है। बट आज हम लोग जो है उस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ यानी कि चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। CPP यानी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर होगा ये आपके लिए, यानी ऐसे जो है 1 से 2 पेपर आपको दिए जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप इसका रिवीजन करते रहेंगे। और यदि आप इसका रिवीजन करते हैं और थ्योरी को भी देखते हैं तो शायद हिंदुस्तान की कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें गॉस रिलेटेड से क्वेश्चन आते हों और आपसे क्वेश्चन नहीं बने। ऐसा हो नहीं सकता। शर्त है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को फील करके पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान होने वाला है। तो हम लोग अपने टॉपिक्स पे चलने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें चाहिए जिन्हें छत तक जाना है, बट मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपने रास्ते खुद से बनाना है। तो आइए आप भी अपने रास्ते खुद से बनाने के लिए जो है एक कदम आगे बढ़िए। और देखिए आपके स्क्रीन पर एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है और कोशिश करके कमेंट करके आंसर देना शुरू करिए। देखिए तो बाबू मेरे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिख देंगे अप्रोक्सीमेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो है क्या होती है। आप जान चुके हो बाबू मेरे। ये हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताओगे। आप देखो इसमें बहुत शानदार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। इजी क्वेश्चन भी है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये यानी चैप्टर की प्रैक्टिस पेपर है। आप इस पूरे चैप्टर को जो है रिवीजन कर लो एक बार, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड। चलो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है ये E.A होता है, E.A होता है। और आपने इसकी जब SI यूनिट की बारी आई थी, यानी SI यूनिट की जब बारी आई थी तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया का SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है। साथ साथ आप ये भी जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर रहने ही देते हैं। तो आप देख लो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये वोल्ट इंटू मीटर भी हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी हो जाएगा। तो अब आप देखो कि आपके सामने क्या कोई ऐसा आंसर है, क्या कोई ऐसा आंसर है, या हो सकता है कि मोर देन वन आंसर भी हो। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी भी देखो और ऑप्शन नंबर डी भी देखो। ये आपके लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी यहाँ बी एंड डी जो है दोनों आंसर सही है बाबू मेरे, दोनों आंसर सही है। आप देख लो बहुत शानदार आंसर है कि नहीं, मजा आया बोलो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको इस पूरे चैप्टर को जो है एक बार रिव्यू करा दे रहा हूँ मैं, आप देखो, बस आप इसको जो है प्रैक्टिस करते रहो। देखते हैं कैसे तुमको चैप्टर्स भारी लगते हैं। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो ये भी तुम जानते हो, कर कि द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का करेक्ट डायमेंशन क्या होने वाला है, चुनो। तुम बना भी चुके हो। देखो मजा आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तुम इस तरह के क्वेश्चन बना चुके हो। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन ही तो लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन ही तो लिखना है। बताओ E.A, आप E.A लिखते हो, E.A cos थीटा भी लिखते हो जब भी फ्लक्स की बात आती है। तो बताओ, और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फोर्स अपॉन चार्ज लिख दिया करते थे और एरिया को एरिया ही रहने दो। cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो अगर तुमको फ्लक्स का डायमेंशन लिखना हो, अगर तुमको फ्लक्स का डायमेंशन लिखना है तो देखो फोर्स का डायमेंशन होता है M/L(T)⁻²। चार्ज का डायमेंशन होता है बाबू मेरे AT यानी एम्पियर इनटू टाइम। और यहाँ जो A है यहाँ जो A है एरिया है, तो इसको L स्क्वायर कर दो और इसी को अरेंज कर दो मेरे बाबू, इसी को अरेंज कर दो M। ये देखो L और L स्क्वायर मिलकर के L के पावर 3, ये T ऊपर जाएगा तो T के पावर -3
और फिर ये a ऊपर आएगा तो a का पावर -1। आप सेलेक्ट कर लो क्या ऐसा कोई है। m l के पावर 3, t के पावर -3 और a के पावर -1। आप ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो। बहुत शानदार, काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया। चूँकि इस क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले भी बना चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप इससे पहले भी बना चुके हो, तो फिर ये बहुत आसानी है। और यूनिट एंड डायमेंशन तो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तुम चाहे सीबीएसई बोर्ड से पे एग्जाम दो या किसी स्टेट बोर्ड से दो, उसके लिए भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन तो पूछे ही जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। पहले एक बार क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो खुद से बनाने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो। देखो कभी भी क्वेश्चन को देख के खुद से बनाने की कोशिश करो। जब तुम एग्जाम में बैठोगे और तुम्हें यही आदत रहेगी कि हमारा टीचर जो है आए क्वेश्चन को समझा दे और फिर मैं क्वेश्चन को बना लूँ, उसका सॉल्यूशन कर लूँ, तो ऐसा होता है क्या? जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम अकेले रहोगे, तुम क्वेश्चन देखोगे और तुम्हारे दिमाग में यही बातें चलेगी कि काश हमारे टीचर आते और थोड़ी सी हिंट कर देते, फिर मैं क्वेश्चन बना लेता। बट वहाँ तो टीचर मिलेंगे नहीं। इसलिए बाबू मेरे, तुम क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। जब क्वेश्चन को तुम एक एक वर्ड को बार बार पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा सेंस लगने लगेगा। और जैसे ही तुम्हारा सेंस लगेगा, फिर क्वेश्चन की मैक्सिमम बातें खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी। और जब बातें तुम्हारे सामने आ जाएगी तो सॉल्यूशन तो आसान है, सॉल्यूशन तो इजीली मिल जाता है अगर तुम्हारे पास चैप्टर की कॉन्सेप्ट है तो चलो एक बार देखते हैं। कह रहा है कि ए फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशन, देखो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज सेट विथ इट्स प्लेन एट एन एंगल। देखो एट एंगल कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कह रहा है कि टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो 500√2 न्यूटन पर कूलम दिया है। अलोंग एक्स एक्सिस दिया है एज सोन बिलो। करे कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट। आपको बताना है कि इस प्लेट से कुल कितनी फ्लक्स गुजरेगी। ये प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाता है। आप समझोगे बाबू मेरे कि अगर ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, इस प्लेट के साथ ये एंगल कितनी बनाती है बाबू मेरे? ये एंगल 45 डिग्री की बनाती है, ये एंगल 45 डिग्री की बनाती है। तो हम लोग जानते हैं बाबू मेरे कि जो 45 डिग्री की एंगल है, ये तो प्लेट के यानी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच है, बट एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितनी होगी? अगर ये एरिया वेक्टर मैं ले लूँ तो ये एंगल कितनी होगी? ये एंगल कितनी होगी बाबू मेरे? तो अगर उसको हम लोग थीटा मान लें तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? तो ये 90 - 45 डिग्री हो जाएगा। 90 - 45 बोले तो ये 45 डिग्री ही होता है। 90 - 45 बोले तो 45 डिग्री ही होता है। अब आप देखो, आपके पास एरिया पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है। एरिया आप देखो कितना है, एरिया आप देखो, एरिया की वैल्यू बोलूँ मैं तो ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर, डेट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो ये 500 देखोगे, आप देखोगे कितना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो ये कितना होगा आपका? देखो ये 500√2 न्यूटन पर कूलम। देखोगे ये न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस है, बट वहाँ आई की कोई ज़रूरत नहीं चूँकि एंगल दिया हुआ है और ऑलरेडी थीटा आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो फिर देखो यहाँ पे जब आपके पास थीटा भी है और एरिया वेक्टर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो फ्लक्स की फार्मूला कितनी होती है बाबू मेरे? फ्लक्स होता है E.A cos थीटा, E.A cos थीटा। आप इसका वैल्यू पुट कर दो, मैं ऊपर लिखता हूँ। देखो E की वैल्यू बोले तो ये 500√2 और A का वैल्यू मैं बोलूँ तो 1 है, A का मैं वैल्यू बोलूँ तो 1 है। और फिर आप थीटा देखो तो cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री है। और cos 45 का वैल्यू आप जानते हो, cos 45 का वैल्यू आप जानते हो। तो इस तरीके से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी और ये 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर हो जाएगी। आप ढूंढो इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? और बताओ, मजा आया है ना? आसान।
क्या तुम झूठों का टेंशन लेते हो? टेंशन लेते हो बाप न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं होता यार। एक बार तुम बढ़िया से चैप्टर को रिव्यू करो, चैप्टर की जो थ्योरी को बार बार तुम थोड़ा सा देखते रहो, फिर देखो न्यूमेरिकल कितनी आसान होती है। कुछ है इसमें? देखो कुछ है? अगर कुछ नहीं है, अगर तुम अपने ऑप्शन तक पहुंच गए, मैक्सिमम बच्चों ने बहुत करेक्ट जवाब दिया है, तो चलो मैं देख रहा हूं अगर ये बहुत आसान है तो बिल्कुल सिमिलर, इसी के सिमिलर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, तुम ट्राई करो, तुम देखो, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। मैं तुमको 20 सेकंड का समय देता हूं, 20 सेकंड का समय मैं तुमको दे रहा हूं और जल्दी से कमेंट करके आंसर लिखो। 20 सेकंड का समय मैं तुमको दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके आंसर देखो। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज की गई है, केवल वो भी मैग्नीट्यूड को चेंज किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल उतना ही आसान है, तुम देखो और इसको टिक लगाओ, देखो कौन सा आंसर सही है। काफ़ी बच्चे आंसर देना शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा। आपकी कोशिश को मैं सलाम करता हूँ, आपकी कोशिश जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो चलो बच्चों, तो देख लो यहाँ पे फिर से वही बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एरिया के साथ कितनी एंगल बना रही है? तो एरिया जो है यानी प्लेट के साथ ये 37 डिग्री की एंगल बना रही है। बट मेरे को तो एंगल चाहिए किसके साथ बाबू? मेरे को तो एंगल चाहिए किसके साथ? मेरे को एंगल चाहिए एरिया वेक्टर के साथ, यानी ये वाली एंगल चाहिए, ये वाली एंगल चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और इस अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो तुम बताओ, ये टोटल 90 होता है, तो ये 90 माइनस कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, और 90 माइनस 37 मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53 डिग्री। मैं तुम्हारे हेल्प के लिए लिख देता हूँ, देखो cos 53 की वैल्यू मैं लिख दूँ तो इसका वैल्यू होता है 3/5। अब चलो ट्राई करो, तुम्हारे पास एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, cos 53 का भी वैल्यू है, तुम जल्दी से बनाओ। देख लो यहाँ पे एरिया कितना होगा बाबू मेरे? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, बोले तो 1 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास कितना है ढूंढ लो, ये 500 आई न्यूटन पर मीटर बोल दें, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम। अब ढूंढो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एरिया मिल गया, थीटा मिल गया, तो फ्लक्स ही तो निकालना है। फ्लक्स कितना होता है? E A cos थीटा, ये रहने दो 500, एरिया रहने दो 1, और cos 53, cos 53 बोले तो cos 53 की वैल्यू ढूंढना लिखना है तुमको। चलो ये 500 को 500 ही रहने दो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3/5 हो गया, और मल्टीप्लाई कर लो। देखो ऑप्शन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, काफ़ी बच्चों ने बहुत खूबसूरत आंसर दे रखा है। चलो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ये प्रैक्टिस है, चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर है चैप्टर के लिए, तुम इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये तो तुम जरूर बनाओगे, सेम क्वेश्चन है। देखो करक ये फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू, थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में जरूर कन्वर्ट करोगे। फिर कह रहा क्या कि एंगल देखो 37 डिग्री है, एंगल देखो 37 डिग्री है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बिल्कुल वैसे ही दिया गया है, और फिर से तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो निकालना है। चलो तुम्हारे सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ, देख लो बच्चों, फिर से देख लो तुम। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया के साथ कितना 37 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये एरिया वेक्टर होता है बाबू मेरे, आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो थीटा का वैल्यू बिल्कुल वैसे ही 90 माइनस 37 की बात मैं करूँ तो 53 डिग्री हो जाएगी, और cos 53 का वैल्यू हालांकि आप रट चुके हो, फिर भी मैं तुम्हारे हेल्प के लिए लिख देता हूँ 3/5 होता है। चलो
जल्दी से बनाओ, कमेंट करके आंसर लिखो जल्दी से जल्दी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। फिर मैं तुम्हारे लिए देखो, फिर ये देखो फाई कितना, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू मैं डायरेक्ट भर दे रहा हूँ। और बताओ ई का वैल्यू कितना भरोगे तुम, ई का वैल्यू भरोगे 500, ए का वैल्यू भरोगे, देखो ये 4 × 6 सेंटीमीटर है तो 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 मैं डायरेक्ट -4 लिख देता हूँ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। और 53 का वैल्यू बोले तो ये 3/5, 53 बोले तो 3/5। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और आगे बढ़ाओ, ये 6 में 4 3 से मल्टीप्लाई करो 12, और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, तुम देखो कितना हुआ। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72। और ये 10 के पावर 4 में से 2 माइनस कर दो तो 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। कुल मिला के मैं बोलूँ तो 0.72 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ढूंढो ऐसा कोई आंसर है क्या? बिल्कुल है ना? बिल्कुल बोलो, मजा आया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से अपनी लेवल को धीरे धीरे बड़ा करते चला जाना है। आपको क्वेश्चन बनाने में नहीं थकना है, क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाले हैं। और ये जो शानदार क्वेश्चन हैं आपके जो है लेवल को और शानदार बना देंगे। बस आप 5 व्हील के साथ जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ये प्रैक्टिस जो है आपको बहुत आगे लेके जाएगी। जो व्यक्ति आज प्रैक्टिस करेगा, देखिए सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन। तुम इसको जो है देखोगे, ध्यान दोगे, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, देखो क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बात है, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। बोलो, कुछ तो क्वेश्चन देख के पसीना कासने लगता है यार कि खूबसूरत कहता है। अरे है खूबसूरत, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बोलो, क्वेश्चन तो खूबसूरत ही होता है। अब तुम्हारी अपनी अपनी नजरिया है, किस एंगल से देख रहे हो। देखो कह रहा है कि आ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ 2 मीटर विड्थ, देखो उसकी विड्थ 2 मीटर है एंड 4 मीटर लेंथ, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है और लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है, लंबाई 4 मीटर कर कि इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है, 20 न्यूटन पर कूलम दिया है। कर कि देयर इज एन एंगल ऑफ, देखो 60 डिग्री। अब ये भी देखना कि एंगल किसके किसके बीच में है। कर कि बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये देखो ये एरिया वेक्टर के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच की एंगल है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोले तो एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोले तो एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल है बाबू मेरे। कर देन कैलकुलेट द फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस विल बी, और यूनिट दिया कितना, वोल्ट इंटू मीटर में आपको जो है फ्लक्स बताना है। वोल्ट इंटू मीटर में आपको फ्लक्स बताना है। यहाँ यूनिट नहीं दिए गए हैं, आप देख लो कितना कितना यूनिट, कॉमन यूनिट यहाँ लिख दिया गया है, कॉमन यूनिट यहाँ लिख दिया गया है, कॉमन यूनिट यहाँ लिख दिया गया है। देख लो, जल्दी से ट्राई करो, शानदार क्वेश्चन है। सीधे तुम देख लो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल दिया हुआ है। मान लो बाबू मेरे, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया वेक्टर तुम देख लो इधर है, मान लो। फिर तुम देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना दिया है बाबू मेरे, 60 डिग्री दिया हुआ है। और बताओ, तुमको दिख रहा है कि एरिया वेक्टर, यानी ये एरिया वेक्टर जो है, जल्दी से तुम ट्राई करो,
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तुमको फाई बताना है। चलो तो फाई इक्वल टू होता है कितना, ई ए कॉस 60 डिग्री भर दो, ई ए कॉस 60 डिग्री भर दो। तो और बताओ ई ए कॉस 60 भरोगे तो कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे दिया है कितना, ई बोले तो 20 और ए बोले तो कितना बाबू मेरे 2 मीटर इंटू 4 मीटर, बोलो 2 मीटर इंटू 4 मीटर, और कॉस 60 बोले तो 1/2, कॉस 60 बोले तो 1/2, ये 20 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ढूंढो। दिख रहा है तुमको कोई ऑप्शन? देखो ये ऑप्शन तुमको मिला क्या, 80 वोल्ट पर वोल्ट इंटू मीटर। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन तुमको लग रहा है वाह क्या इजी क्वेश्चन है ना, मजा आया? कमेंट करके बताओ सबको, सभी लोग कमेंट करके बताए हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मजा आ रहा है तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आप देखोगे क्वेश्चन, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को देखो फिर से, मैं तुमको 20 सेकंड का समय देता हूँ। 20 सेकंड के अंदर जल्दी से ऑप्शन टाइप करो, कमेंट करो जल्दी से, तुम ढूंढो। कह रहा है क्या, ए सर्टेन रीजन ऑफ सरफेस देयर एग्जिस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर के दिया है, डेट मीन्स जेड के डायरेक्शन में है। फिर कह रहा है कि वोल्ट पर मीटर में, रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ डायमेंशन देखो ये सेंटीमीटर में है, तुम ध्यान देना। और ये प्लेट किधर है बाबू मेरे, तो XY प्लेन में है। और तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहले तुम एक XY प्लेन बना लो, एक XY प्लेन बना लो। मान लो ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है और ये X एक्सिस है। तो जो तुम्हारा प्लेट है ये तुम देखो 10 इंटू 20 है, XY प्लेन में है, यानी XY प्लेन में ये देखो तुम XY प्लेन में देखो। सपोज करो ये तुम्हारा जो है 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है सॉरी, और ये तुम देखो ये 20 सेंटीमीटर है। तो तुमको तो पता है कि अगर इस एरिया का मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू मेरे, इस एरिया का एरिया वेक्टर सीधे जो है ऊपर की ओर हो जाएगा जेड के एक्सिस में, यानी जेड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा ये, तो 10 इंटू 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 10 के पावर -4 और यूनिट वेक्टर के हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी तुम इसको देख सकते हो 2, ये 2 जीरो से माइनस कर दो, 10 के पावर -2 के हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया वेक्टर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, ये भी के डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के डायरेक्शन में ही है, तुम ध्यान दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा 2 इंटू 10⁻³ और यूनिट वेक्टर देखो ये के डायरेक्शन में है, न्यूटन पर कूलम। अब बताओ तुम फ्लक्स का वैल्यू बताओगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स कितना होता है बाबू मेरे, फ्लक्स होता है E डॉट ए। तुम यहाँ देखोगे फाई की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो E का वैल्यू तुमने लिखा कितना, 2 इंटू 10⁻³ ये यूनिट वेक्टर I न्यूटन पर कूलम, और यहाँ डॉट लिखोगे ये 2 इंटू 10⁻⁻² और फिर ये भी के डायरेक्शन में है, मीटर स्क्वायर। देख लो फिर से एक बार, एरिया वेक्टर 2 इंटू 10⁻² और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 2 इंटू 10⁻³, दोनों के लॉन्ग है। इसलिए जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ देखो तो 2 2 4 कर दोगे, -3 में -2 करोगे तो 10 हो जाएगा, के डॉट के1 हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, डेट मीन्स 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। अब आप तुम ऑप्शन देख लो, न्यूटन पर कूलम बोलो या वोल्ट इंटू मीटर बोलो, बात एक ही होता है, 40 हो जाएगा, सेम होता है।
न्यूटन पर कूलम बोलो या वोल्ट इंटू मीटर बोलो, बात एक ही होता है। न्यूटन पर कूलम को तुम वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, चलेगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो मज़ा आया कि नहीं? बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाओ तुम। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। याद करो, इन ए रीजन ऑफ ए स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ई इक्वल टू, देख लो कितना दिया है, ई इक्वल टू इतना दिया है। यूनिट नहीं दिया है तो सिंपल सा यूनिट लिख दोगे तुम। कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया, देखो इतना, और ये XY प्लेन में है, XY प्लेन में एरिया है। तो तुम पहले फिगर बना लो, फिर से वही बात। इसको तुम Y एक्सिस मान लो, इसको Z मान लो और इसको X ले लो। XY प्लेन में दिया हुआ है, तुम मान लो इसको XY प्लेन में ऐसे ले लो। और बताओ XY प्लेन मीन्स एरिया वेक्टर किधर होगा बाबू मेरे? एरिया वेक्टर तो के डायरेक्शन में होगा, XY प्लेन में होगा तो एरिया वेक्टर कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट हो जाएगी और एलॉन्ग के हो जाएगी, एलॉन्ग के हो जाएगी। फिर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, देखो बाबू मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 8I प्लस 4J प्लस 2K। और बताओ तुमको फ्लक्स निकालना है तो तुमको पता है कि K डॉट K 1 होता है, बाकी सारे जीरो होता है, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस K का इसके साथ जीरो, इसके साथ जीरो और इसके साथ भी जीरो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू 2 बोले तो 200 हो जाएगा, 100 इंटू 2 बोले तो 200 यूनिट हो जाएगा फ्लक्स की यूनिट। तो कुल मिला के तुम ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करो, ये 200 यूनिट्स जो है आंसर हो जाएंगे। देख लो J डॉट J 1 होता है, तुम डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकालोगे, K कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा, इसलिए तुम केवल K वाला ही रख लोगे। तो फ्लक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तुम ध्यान दो, देखो इसको। कर कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, देखो बाबू मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, तुम देखते रहो, इसमें बताओ कितनी दी हुई है। तो 5I प्लस कितना है बाबू मेरे, तो 4J प्लस कितना बोले तो 9K, और यूनिट बस तुम यूनिट ही समझ लो। फिर देखो कर की एरिया कितना दिया, ये 20 न्यूटन दिया है, एरिया बोले तो ये 20 न्यूटन दिया हुआ है, सॉरी 20 यूनिट दिया हुआ है। और देखो YZ प्लेन बोले तो ये X एक्सिस हो जाएगा, यानी I में हो जाएगा एरिया। तुम फिगर भी बना सकते हो। देख लो, ये सपोज को तुम्हारा Y है, ये Z है, ये X है, तो YZ बोले तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एरिया हो जाएगा। अब तुम इसके एरिया वेक्टर की बात करोगे तो किधर होगा बताओ? एरिया वेक्टर की बात करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल एरिया वेक्टर जो होगा तुम्हारा X एक्सिस में हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, YZ प्लेन का X एक्सिस में हो जाएगा। अब चलो तुम बताओ, इसमें कैलकुलेट करो। I डॉट I1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो तुम I वाला ले लो, यानी 5 इंटू 20 कर दो। 5 इंटू 20 बोलोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 यूनिट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चों का बहुत बेहतरीन आंसर है। फिर से देख लो, फाई इक्वल टू होता है E डॉट A, E का वैल्यू तुम भरोगे 5I
प्लस 4J प्लस 9K और फिर इसका भरोगे 20I। तो बताओ I.I1 बाकी सारे 0 हो जाएंगे, डेट मीन्स 100 हो जाएगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये सभी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर है। तुम इस पेपर को प्रैक्टिस करते जाओ और सक्सेस हो जाओ, अपने मकसद में कामयाब बनो। देखो कितनी इजी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिया है AI प्लस BJ, कर क्या इंटरसेक्स इन ए सरफेस ऑफ एरिया A, यानी किसी सरफेस ऑफ एरिया A से जो है पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। करके व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इफ द सरफेस लाइंस इन द XYZ प्लेन। सरफेस लाइन बाबू मेरे YZ प्लेन में है, तो आपको बताना है कि इस एरिया से कितनी फ्लक्स गुजरेगी। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आप जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। 20 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, मैं आपके लिए 20 सेकंड का समय रखा हूं। 20 सेकंड के अंदर आप कमेंट करके आंसर दो। अगर ये ऑप्शन 20 सेकंड के अंदर देखते हैं कितने बच्चे सही लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आंसर टाइप करना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग लक लगा रहा है। कोई बात नहीं, आप प्रयास करो, ईमानदारी से प्रयास करो। अगर लक भी लग जाती है ईमानदारी से तो वो भी कामयाब मानी जाती है। बट कोशिश करो कि बात को सीखा जाए। बात को सीखना जरूरी है। बात को जो सीखता है, यानी जो भी क्वेश्चन को सीखता है, फिर उसकी सॉल्यूशन जो है बहुत रेयर केस में गलत होती है। और ये तो फ्लक्स की है, तुमने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखा है इस एक्सरसाइज से, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो देखता हूँ मैं, चलो मैं देखता हूँ। हम लोग देख रहे थे E इक्वल टू कितना बाबू मेरे, ये AI प्लस BJ है और एरिया वेक्टर तुम देखो YZ प्लेन में है। एरिया वेक्टर की मैं बात करूं तो तुम यहां से देखो, ये तुम Y एक्सिस ले लो, ये Z एक्सिस ले लो और ये X ले लो। तो एरिया वेक्टर बाबू आपका दिया हुआ है किस में, तो YZ प्लेन में दिया हुआ है, यानी इस प्लेन में एरिया वेक्टर है, YZ प्लेन में एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल X एक्सिस में होगी। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल X एक्सिस में होगी, बिल्कुल X एक्सिस में होगी। यानी एरिया वेक्टर जो होगा ये AXI हो जाएगा आपका। और बताओ आपको फ्लक्स निकालना है, तो फाई बराबर आप कितना लिखते हो बताओ। फाई इक्वल टू लिखते हो E डॉट A। E का वैल्यू देखो, ये है तुम्हारा AI प्लस BJ प्लस ये हो जाएगा AI। देखो I.I1 होगा, बाकी डेट मीन्स A इंटू A और I.I1 बाकी 0 हो जाएगा। तो तुम ऑप्शन देखो, यानी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे। फाई का वैल्यू बोले तो आप ऑप्शन देख लो। कितना शानदार क्वेश्चन है, बोलो मज़ा आ रहा है कि नहीं, बोलो मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में। अब भागोगे तुम फिजिक्स को छोड़ के। फिजिक्स जो है फुटबॉल खेलने से, एक क्वेश्चन बनाओ मीन्स फुटबॉल में एक गोल लगने के बराबर आ जाती है। इतना मजा आ जाता है, शानदार क्वेश्चन हो जाता है। देख रहे हो ना, बोलो यही सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आगे बढ़ो, बिल्कुल। चलो यहां दिमाग लगाओ, यहां दिमाग लगाओ। कह रहा है a cylinder of radius r and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the axis of the cylinder. Total flux for the surface of the cylinder is given by, बताओ बताओ तुम देखो। सपोज करो कि ये कोई सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे रख दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे रख दिया गया है
सपोज करो इस सिलेंडर को जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे रख दिया गया है। कर आ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेंडर की रेडियस कितना ले रखे हो बाबू तुमने, सिलेंडर की रेडियस हमने ये आर रखा है। इसकी लेंथ कितनी है बाबू मेरे, तो एल है। कर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इसकी जो लेंथ है एक्सिस ऑफ सिलेंडर के पैरेलल है। करेगी टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस, मतलब टोटल फ्लक्स जो है इस सिलेंडर से कितनी होगी आपको बताना है, ऑप्शन ढूंढ लो। तो यहाँ देखो, अगर तुम कोई भी एक छोटा सा एरिया लोगे तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, मीन्स लेटरल एरिया से जो फ्लक्स होगी, लेटरल एरिया से जो फ्लक्स होगी ये ई ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 90 बोले तो 0 हो जाएगा। और फिर देखो, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो इस एरिया पर जितनी इनकमिंग फ्लक्स होगी इस एरिया से बिल्कुल उतनी ही आउटगोइंग फ्लक्स होगी, यानी एक से प्लस तो एक से माइनस। अगर मैं φ2 मान लूँ तो φ2 की वैल्यू तुम देखोगे यहाँ ई ए, मान लो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं ए मान लेता हूँ, तो ये इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव में हो जाएगी और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव में हो जाएगी, कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो φ2 का वैल्यू कितना, और बताओ तो टोटल फ्लक्स कितना होगा बाबू मेरे। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा, अगर टोटल फ्लक्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, φ1 प्लस φ2 हो जाएगा ये टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स की बात करें तो ये 0 और ये भी 0, कुल मिला के 0, ऑप्शन ढूंढ लो। और बताओ टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स 0 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ टोटल फ्लक्स 0 हो रहा है कि नहीं। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे तो देखो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। देख रहे हो ना कितने शानदार क्वेश्चन है, आसान भी है ना, बोलो मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है, बोलो चेहरे की मायूसी खुशी में बदल रही है। जब इस क्वेश्चन को देखते हो और बन जाता है तो खुशी तो मिलेगी ना, बोलो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, काफी खूबसूरत क्वेश्चन। देखो, कर अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस देख लो आर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन फिगर, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स बताना है तुमको। एक हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर से तुमको टोटल आउटगोइंग फ्लक्स बताना है कितना होगा। देख लो बाबू मेरे, ये हेमीस्फीयर तुमको दिख रहा होगा फिगर में, तुमको हेमीस्फीयर इस फिगर में, मान लो ये हेमीस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस हेमीस्फीयर से जो फोर्स ऑफ लाइंस गुजर रही है तुम देखो यहाँ सीधे ऐसे गुजर रही है, सीधे ऐसे गुजर रही है, और तुमको बताना है कि इस हेमीस्फीयर से कुल कितने फ्लक्स पास करेंगे। ये तुम्हारे पास हेमीस्फीयर देख लो, ऑप्शन चुनो, 20 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, देख लो ऑप्शन चुनो, 20 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। इस हेमीस्फीयर से फ्लक्स बताना है। बहुत सारे बच्चे तो जुबानी बता सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मैं तुमको। चलो मान लो कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो तुमको तो पता है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर डी ए होगा। मान लो अगर ये थीटा है तो फिर बताओ, अगर ये थीटा है तो तुम इसको जो है पीछे करो, तुम इसको पीछे करो तो इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा थीटा है तो इधर हो जाए कितना, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। देख लो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, मीन्स ये जो एरिया होगी इस एरिया का वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, डी ए कॉस थीटा हो जाएगी। तो देखो इस एरिया से फ्लक्स कितनी गुजरेगी, इस एरिया से फ्लक्स को अगर मैं डी फाई मान लूँ तो डी फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ई डॉट डी ए हो जाएगा, यानी ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सोच लो और बताओ, तो इस छोटी सी एरिया से इतना, तो इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स हुआ, इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स होगा, इससे जितनी फ्लक्स गुजरेगी इस एरिया से जो फ्लक्स होगी वही तो आउटगोइंग होगी। तो आउटगोइंग फ्लक्स जो होगी यहाँ पे, यानी मैं अगर आउटगोइंग फ्लक्स की बात कर दूँ, आउटगोइंग फ्लक्स की अगर मैं बात कर दूँ तो तुम ढूंढो यहाँ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा ई, और फिर ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा,
देखो ये फाई को फाई ही रहने दो और फिर इस ई को बाहर कर दो और ये देखो ये डी ए कॉस थीटा। तुम सोचो ये जो तुमको बेसिक एरिया दिख रही है इसका टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, डी ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर इसका रेडियस आर है तो ये डी ए कॉस थीटा बोले तो ये पूरी एरिया, और ये पूरी एरिया का मीनिंग कितना हुआ बाबू मेरे, पूरी एरिया का मीनिंग बोले तो एक बेस है दैट मीन्स सर्कुलर फेज डिजाइन में है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और इस तरीके से तुमको फाई कितना मिल गया, फाई कितना मिल गया ढूंढ लो। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इनकमिंग फ्लक्स बिल्कुल इतनी ही होगी नेगेटिव में, आउट गोइंग फ्लक्स भी बिल्कुल इतनी ही होगी पॉजिटिव में, बट केवल आउट गोइंग की पूछ रहा है तो आउट गोइंग ये प्लस में हो जाएगा। आउट गोइंग प्लस में, अगर इनकमिंग पूछता तो मैं बिल्कुल इतना ही लिखता बट माइनस में लिखता। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत मज़ा आ रहा है ना, खुशी मिल रही है तो मिल रही है। तो इसको इधर भी देखो, ये कहाँ है, देख लो, देख लो इसको। करा अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 1 मीटर, देखो क्यूबिकल बॉक्स है और उसकी ईच साइड 1 मीटर की है। करा कि इमर्ज्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ कितना दिया, फील्ड स्ट्रेंथ कितना दिया 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कर द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, बताओ। कह रहा है कि किसी क्यूबिकल बॉक्स को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम इमर्स कर देते हो, इन्हें डुबा देते हो। मान लो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम किसी क्यूबिकल बॉडी को इमर्ज कर दो। तुम किसी क्यूबिकल बॉडी को इसमें जो है इमर्ज कर दो, तो बताओ क्या होगा इसमें। सीधी सी बात है, किसी भी बॉडी को, बंद बॉडी को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बाबू मेरे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बंद बॉडी को, किसी भी बंद बॉडी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जितनी इनकमिंग फ्लक्स होगी उतना आउटगोइंग फ्लक्स होगी। देखो इसमें ध्यान दो, अगर तुम इसको ऐसे भी सोचते हो तो ये जो अपर वाली एरिया है इससे तो कोई फ्लक्स नहीं होगी क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। वैसे इस बेस वाले एरिया से भी कोई फ्लक्स नहीं होगी। साथ साथ तुम देख रहे हो ये जो एरिया है, ये जो तुम प्लेट देख रहे हो इससे ये भी परपेंडिकुलर है, इसके फेस वाले से भी कोई फ्लक्स नहीं होगी। हाँ, इससे फ्लक्स होगी, इससे तुमको फ्लक्स मिलेगी, इस एरिया से फ्लक्स मिलेगी, बट इससे जितनी निगेटिव होगी जस्ट उसके अपोजिट तुम देखो ये वाली जो एरिया होगी उसी के इक्वल उसे उतना ही प्लस होगी, यानी जितना इधर माइनस उतना उधर प्लस, नेट 0 हो जाएगी। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, या किसी भी बंद बॉडी को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नोट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का बहुत शानदार आंसर है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बहुत खूबसूरत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तुमको, है ना बाबू मेरे। डटे रहो, तू न्यूमेरिकल देख के भागो नहीं। बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे ये सोचते हैं कि पहले हम बोर्ड की पढ़ाई कर लें उसके बाद कंपटीशन की तैयारी कर लें, तो चांस ही खत्म हो जाती है। जेई के लिए जो चांस है तुम देख लो, अगर बोर्ड के साथ साथ तुम तैयारी नहीं करते हो तो क्या तुमको लगता है कि फिर तुम कर पाओगे। नीट में जो कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तुमको लगता है कि अगर बोर्ड के साथ साथ थ्रू आउट तुम बातों को एकदम A to Z नहीं सीखते हो तो अलग से तैयारी करके, यूँ समझ लो कि जो फेलियर होता है वो फेलियर ही होता है। अगर कोई एक बार फेल कर गया, 2 बार फेल कर गया तो उसकी जो एनर्जी होती है, इफिशिएंसी होती है, उस तरह से फिर से रिपीट नहीं हो पाती है जिस रेट से जो है वह इनिशियली यानी फर्स्ट टाइम में जो एफर्ट डालता है। किसी किसी के साथ हो सकता है, कोई कोई लोग जो हो सकता है कि फिर से दोबारा जो एफर्ट डाले और बहुत बेटर कर जाए, लेकिन सबसे अच्छा आइडिया होता है कि वैसे बच्चे जो अपने बोर्ड के साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी करें तो उनको कम मेहनत में ज़्यादा जो है एफर्ट मिल जाती है और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाती है। क्योंकि जब वो थ्योरी को पढ़ते हैं तो काफ़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं, थोड़ी सी न्यूमेरिकल की लेवल को बढ़ा लें, साथ साथ एफर्ट हो जाती है। इसलिए आप देखोगे जो भी टॉपर बच्चे होते हैं जिनकी रैंक जो है 100 के अंदर में आती है, उस मैक्सिमम बच्चे जो है यानी कि अपीयर्स कैंडिडेट होते हैं,
जो फर्स्ट टाइम ही बोर्ड और फर्स्ट टाइम ही जो है आपकी कंपटीशन क्लियर करने वाले बच्चे होते हैं कि इनकी उनको जो है कम समय में जो है ज़्यादा बेहतरीन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और वैसे लोग जो यूँ सोचता है कि नहीं मैं बाद में कंपटीशन की तैयारी कर लूँगा, तो फिर आपके साथ जो है धीरे धीरे समय के साथ हो सकता है कि कई तरह के माइंड में जो है बातें आती रहें और आप रास्ते भटक जाओ, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, रास्ते में जो गड़बड़ी होने लगती है। तो होता है, आप अगर टारगेटेड बैचेज हो फिर भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो है फाउंडेशन वाले हो तो साथ साथ अगर करो तो सबसे बेटर है। सबसे बेहतरीन आइडिया है कि आप जो अपने 11-12 के सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करते जाओ, मज़ा आ जाएगा। और जब अगर में भी हो सकता है कि फाउंडेशन के साथ आपकी रिजल्ट अगर रुकती भी है तो नेक्स्ट टाइम में ज़रूर रिजल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत बना रखा है। तो जब आप इस लेवल की पढ़ाई फाउंडेशन में ही कर लोगे तो टारगेटेड बैच में तो बहुत मज़ा आ जाएगा। शायद मैंने इसका आंसर हाँ बता दिया है। ये देख लो, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई E इक्वल टू इतना। देख लो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिया 4i + 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 और j। कह रहा क्या प्राइसिस, कह रहा क्यूबिकल सरफेस ऑफ द साइड 1 मीटर। एक क्यूबिकल सरफेस है और उस क्यूबिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी पास कर रही है और उसका साइड का लेंथ 1 मीटर। कर रहा है प्लेस्ड एट द ओरिजिन सच दैट इट्स 3 साइड्स रिप्रेजेंट एक्स वाई जेड एक्सिस। जो क्यूबिकल बॉडी है उसके 3 साइड जो है एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। करा नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब आपको बताना है कि उस क्यूब से नेट फ्लक्स कितनी होगी, उस क्यूब से नेट फ्लक्स कितनी होगी। आप ध्यान दोगे बाबू मेरे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं आपके लिए एक क्यूब पहले बना लेता हूं। आप पहले एक क्यूब बनाओगे, आप पहले एक क्यूब बनाओगे। आप फिर सोचो, ये मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और इसको तुम एक्स एक्सिस मान लो। फिर देखो, तुम ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तुमको दिख रही होगी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई का वैल्यू दिया 4i और ये 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2j। तुमको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है ये 4i है, कांस्टेंट है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है तुमको दिख रहा होगा बाबू मेरे, ये 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2j है, आपको इतना दिख रहा होगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट, आप देखोगे कि यहाँ जेड कंपोनेंट जिया ही नहीं है, तो जेड कंपोनेंट आपको 0 दिख रहा है। ध्यान दोगे, आप देखोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर मैं मैं एक्स एक्सिस ले लूँ तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ जितनी इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ उतनी ही आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो देखोगे कि जो एक्स एक्सिस यानी जो वाई जेड प्लेन में जो सरफेस है, वाई जेड प्लेन में जो सरफेस यानी इन सरफेस से जो है कोई फ्लक्स नहीं पास करेगी। यानी वाई जेड फ्लक्स में जितनी इनकमिंग फ्लक्स होगी उतनी आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगी। तो वाई जेड प्लेन में यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो सरफेस है यानी वाई जेड प्लेन से जो फ्लक्स गुजरेगी वो जितनी माइनस होगी उतनी प्लस हो जाएगी और वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली तुम देखोगे कि जो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है। जेड एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है, एरिया चाहे जो भी हो। तो जेड एक्सिस बोलें तो यानी वाई एक्स प्लेन, वाई और एक्स प्लेन जो है डेट मीन्स एक्स वाई प्लेन से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगी। अब बात ही आती है कि जो वाई एक्सिस में फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई एक्सिस में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो तुम यूँ समझोगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे,
वाई एक्सिस में ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आप देखो यहाँ ध्यान से, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पहले तुम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढोगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढोगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, आप यहाँ y का वैल्यू 0 भरोगे। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का y1 कंपोनेंट मान लूँ तो ये केवल जो है y1 कंपोनेंट में आप y का वैल्यू 1 भर दोगे, तो ये 3 इंटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस मैं 2 बोल दूँ तो ये कितना हो जाएगा बाबू, सॉरी y का वैल्यू यहाँ 0 भरोगे तो ये कितने हो जाएगी बाबू मेरे, y का वैल्यू अगर 0 भरोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ एरिया देखोगे तुम, एरिया कितना दिया हुआ आप ध्यान दो, 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर की बात करूँ तो यहाँ से जो गुजरने वाली फ्लक्स है अगर मैं उसको y1 मान लूँ तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E.A हो जाएगा, यानी 6 इंटू 1 बोले ये विथ नेगेटिव साइन, इसका एरिया वेक्टर y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये माइनस में 6 यूनिट हो जाएगी, माइनस में 6 यूनिट हो जाएगी। और जब मैं इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तुम जब इस एरिया की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो तुम यहाँ देखो कि y जो है कितनी बढ़ रही है, तो ये 1 मीटर आगे बढ़ गई, 1 मीटर आगे बढ़ गई, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, अगर उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E/2 मान लो तो आप यहाँ देखोगे ये 3 इंटू ये 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी ये बोले तो 3 प्लस 3 इंटू 3 बोले तो 9 यूनिट हो जाएगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 9 यूनिट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 9 यूनिट हो जाती है तो उससे जो फ्लक्स अगर उसको φ2 मान ले जाए तो आप देखो यहाँ से जो फ्लक्स होगी इसकी एरिया वेक्टर 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड 9 है, तो फ्लक्स का वैल्यू 9 इंटू 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स का वैल्यू 9 इंटू 1 बोले तो ये प्लस में हो जाएगा 9 यूनिट। तो देखो ये आउट गोइंग फ्लक्स 9 यूनिट है और इनकमिंग फ्लक्स देखो तो तुम्हारा -6 यूनिट है, तो तुम सोच सकते हो कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी देयरफॉर टोटल फ्लक्स की अगर बात की जाए, यानी फाई टोटल की बात किया जाए, फाई टोटल की बात किया जाए तो ये φ1 प्लस φ2 हो जाएगा और φ1 का वैल्यू -6 और φ2 का वैल्यू +9 बोले तो ये 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तुम इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से एक बार क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको दिख जाएगा और ऑप्शन तो ऑलरेडी तुमको दिख ही गया। फिर से सुनो, एक क्यूबिकल बॉडी है, इसका एक जो यानी क्यूबिकल बॉडी का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो XYZ प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको वेरिएबल दिख रही है, तो देखो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है, मीन्स अगर एक्स एक्सिस में जितनी फ्लक्स इनकमिंग होगी उतना आउटगोइंग होगी, तो एक्स में फ्लक्स 0 हो जाएगा। तुमको दिख रहा होगा कि इसमें जेड कंपोनेंट है ही नहीं, तो जेड कंपोनेंट में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जेड कंपोनेंट के डायरेक्शन में भी ऑलरेडी फ्लक्स 0 हो जाएगा, चूंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। रहा बात की वाई में, तो वाई की जो फर्स्ट यानी कि जो फेज है यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भर दोगे, वाई का ये कंपोनेंट है इसमें 0 भर दोगे, वाई की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ इनकमिंग होगी, यहाँ इनकमिंग हो जाएगी, इनकमिंग निगेटिव होगी। और फिर यहाँ तुम देखोगे कि ये जो सेकेंड फेस है वाई एक्सिस में जो सेकेंड फेस है यहाँ पर तुम वाई के जो वैल्यू 1 भर दोगे तो ये 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ से फ्लक्स, तो इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होगा, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल इस क्यूब से गुजरने वाली फ्लक्स की बात करें तो 3 यूनिट हो जाएगा, और इस तरीके से बहुत शानदार क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ढूंढो, सोच लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन ढूंढो, देख लो इसको। कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए रेंडमली शेप्ड क्लोज सरफेस, यानी कैसा हूँ जिग जाग सरफेस है, यानी रेंडमली शेप्ड बोले तो टेढ़ा मेढ़ा सरफेस। कह रहा है क्या, डेट हैज क्यू चार्ज, यानी उस मान लो कि कोई रेंडमली शेप की क्लोज सरफेस है और इसके अंदर में क्यू चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, केप्ट एनीवेयर यानी इसके अंदर कहीं भी रखा गया है, इनसाइड इट विल बी, तो बताओ इससे फ्लक्स कितना होगा, तुम सोच लो। किसी भी डिजाइन की कोई सरफेस है और इसके अंदर कहीं भी एक चार्ज रख दिया गया है तो तुमको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। सीधे से तुम गॉस थ्योरम जानते हो कि किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर से फ्लक्स कितना होता है, तो सीधे जानते हो कि क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू इन का वैल्यू जो क्यू है
और इप्सिलॉन नॉट, बाकी वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप साइज रंग रूप पे कोई डिपेंड नहीं करता है। मीन्स तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलो मजा आया? बोलो तो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे बहादुर बच्चे इसी को छोड़ के आ जाते, कहते कंपटीशन बहुत टफ है। अबे कहाँ टफ है बे? कंपटीशन टफ है, तुम्हारी प्रैक्टिस खराब है। प्रैक्टिस शानदार करो, कंपटीशन आसान हो जाएगा। बोलो, और शानदार प्रैक्टिस करना है तो 5 व्हील से जुड़ जाओ, है ना 5 व्हील की टीम तुम्हारे साथ, दिन रात एक करके लगी हुई। तू भी अपने लिए दिन रात एक करके लग जाओ, करो इसको बार बार रिवीजन, देखते रहो इस क्वेश्चन को बार बार, कैसे छूटता है तुम्हारा क्वेश्चन बताओ। तो ये देखो कितनी शानदार क्वेश्चन है। कर कि डिपेंड्स ऑन द शेप एंड जियोमेट्री ऑफ द सरफेस, इस पे डिपेंड ही नहीं करता है, शेप टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा हो, स्फेरिकल हो, यूनिफॉर्म, उसे कोई लेना ही देना नहीं है। आपने तो पढ़ा था सीधे कि फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ भर दो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चलो ये देखो, सोच लो, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। देख लो इस क्वेश्चन को, कह रहा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया एस, देख लो सरफेस एरिया कितनी है बाबू मेरे, एस, इनक्लोजिंग आ चार्ज क्यू, यानी किसी क्लोज सरफेस से जो है यानी चार्ज क्यू रखी गई है और उससे फ्लक्स फाई पास करता है। मान लो कि कोई क्लोज सरफेस है, कह रहा क्या, कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर जो है बाबू मेरे क्यू चार्ज रख दी गई है और इसकी जो एरिया है, सरफेस एरिया है, एस है। डेट मीन्स मान लो S1 का वैल्यू एस है, तो इससे जो फ्लक्स पास करता है, डेट मीन्स जो फ्लक्स पास करता है φ1 का वैल्यू फाई है। अब कह रहे कि इफ द सरफेस एरिया इज डबल, मान लो अगर सरफेस एरिया को जो है, सरफेस एरिया को डबल कर देता है, यानी जो S2 है उसका वैल्यू 2S कर देता है, देन द फ्लक्स इज, तुम बताओ तो फ्लक्स कितनी होगी, सोच के बताओ, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, तुम लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। सरफेस एरिया को डबल कर देता है, चार्ज क्यू है और तुमको बताना है कि इससे जो नया फ्लक्स होगा φ2 का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, तुमको बताना है कि नया फ्लक्स φ2 कितना होगा, अगर सरफेस एरिया को डबल कर देते हैं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। बोलो, हमने तो पढ़ा है कि फ्लक्स कितना बाबू मेरे, तो फ्लक्स होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कहीं कोई एरिया का चर्चा ही नहीं है। बोलो, तो फ्लक्स एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। तुम एरिया को 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, n टाइम्स करो या 1/2 टाइम्स करो, 1/3 टाइम्स करो, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। फ्लक्स तो फाई ही होगी, फ्लक्स तो फाई ही होगी। बहुत सारे बच्चों का शानदार आंसर आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना क्वेश्चन को देख करके। एरिया बदलने से, एरिया दुगुनी तिनगुनी होने से फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं है। फ्लक्स तो उसके अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, फ्लक्स तो उसके अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है। आप देखो, देख लो क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। उसी के क्रम एक और बेहतरीन क्वेश्चन, कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज, देखो कितना है L, एक क्यूब जो है जिसकी साइड की लेंथ L है और उससे फ्लक्स फाई है, करके व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ एज ऑफ द क्यूब इज मेड 2L, कह कि अगर क्यूब का एज जो है 2L कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, एंड चार्ज इनक्लोज इज हाफ, और चार्ज को आधा कर दिया जाए, तो तुमको बताना फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब तुम सोचो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सोचो, एक क्यूब है और देखो इस क्यूब के जो एक साइड है, यानी इस क्यूब का जो एक साइड है बाबू मेरे, मान लो इसका जो लेंथ है ये L है और इसके अंदर जो चार्ज Q1 रखा गया है, सोचो Q1 जो रखा गया जो भी हो, उसके अंदर जो चार्ज Q1 रखा गया है उसको Q ले लो। इससे इस पूरी बॉडी से जो टोटल फ्लक्स है, यानी φ1 का वैल्यू कितना है बच्चों मेरे, फाई है। अब कर कि अगर क्यूब के साइड को हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं, यानी क्यूब की साइड जो है उसका लेंथ बढ़ा करके हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं,
मान लो जो इसका लेंथ है L2 का वैल्यू 2L कर देते हैं, और इसके अंदर जो चार्ज है बाबू मेरे, उसको Q2 का वैल्यू जो है Q/2 कर दो, आधा कर दो। तो अब आपको बताना है कि इससे जो फ्लक्स का वैल्यू पास करेगा φ2 का वैल्यू कितना होगा। हो गया क्वेश्चन, देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है, सोच लो। लेंथ क्यों, यानी साइड के लेंथ को 2 टाइम्स कर देता है, चार्ज को हाफ कर देता है, तो फ्लक्स कितना होगा। हम लोग जान चुके हैं बच्चों मेरे कि फ्लक्स जो होती है वो Q/ε0 होती है। तो Q का वैल्यू हो गया तुम्हारा Q/2/ε0। इस कंडीशन में अगर फ्लक्स की वैल्यू बोलें तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, Q/ε0। और इस कंडीशन में तुम देखो तो ये Q/2ε मीन्स Q/ε को अगर मैं φ बोल दूं तो ये φ/2 हो जाएगा, φ/2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। यानी चार्ज आधा हो जाएगी तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, चार्ज हाफ हो गया तो फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा। लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, फ्लक्स भी हाफ हो जाएगी। जल्दी से तुम इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आगे बढ़ते जाओ। देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी छोटे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज। यानी कि कोई स्फेरिकल बॉडी है। अब सुनो कि यहाँ पर कोई मान लो कि छोटी सी पॉइंट बॉडी है और इस पर जो है कुछ चार्ज जो है, यानी कुछ कर की इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, यानी किसी स्मॉल वॉल्यूम पर जो है कुछ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो कि Q चार्ज है। द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज। यानी इस चार्ज को जो यानी घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है, उसकी रेडियस कितनी है बाबू मेरे, 10 सेंटीमीटर का कोई स्फेयर है, और इससे जो फ्लक्स पास करता है उसका वैल्यू 20 वोल्ट मीटर है। करे कि द फ्लक्स ओवर ए कोसेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब तुमको बताना है कि अगर हम लोग कोई ऐसे स्फेयर बना दें जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर हो, बिल्कुल इसी के कोसेंट्रिक स्फेयर बनाना है, बिल्कुल कोसेंट्रिक स्फेयर बनाना है, और इसकी रेडियस को 20 सेंटीमीटर कर दें, तो अब आपको बताना है कि इस बड़े वाले स्फेयर से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। सोच लो, 5 सेकंड के अंदर तुम आंसर दो इस क्वेश्चन का। यानी अगर उस छोटे वाले स्फेयर से जो है 20, यानी इस छोटे वाले स्फेयर से फ्लक्स का जो वैल्यू है ये दिया 20 वोल्ट मीटर, तो तुमको बताना है कि इस बड़े वाले स्फेयर से टोटल कितना फ्लक्स होगा। बताओ, इसकी रेडियस डबल कर देते हैं तो फ्लक्स कितना होगा। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी बेहतरीन आंसर दिया है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया तुम्हारे आंसर को देख के। तुम जानते हो कि फ्लक्स जो है एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, तुम चाहे जितना बड़ा से बड़ा स्फेयर लेते जाओ फ्लक्स बिल्कुल वही होगा। फ्लक्स जो होगा इन साइड द चार्ज पर डिपेंड करता है। तो ये जो चार्ज है इसके लिए भी उतना ही है, इसके लिए भी उतना ही है, तो इसके लिए जितनी फ्लक्स होगी इसके लिए भी फ्लक्स वही हो जाएगी। तो बिल्कुल तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बोलो, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग लगता है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, तुम जान लगा दो, क्वेश्चन में जान लगा दो। देखो इसको पढ़ो, एकदम शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिगर शो ए क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट्स ए कंडक्टिंग स्फेयर। कह रहा है कंडक्टिंग स्फेयर, देखो ये क्लोज सरफेस जो है किसी कंडक्टिंग स्फेयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, माने कंडक्टिंग स्फेयर से गुजर रहा है, या कंडक्टिंग स्फेयर उस क्लोज सरफेस से गुजर रही है। कह रहा है कि इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी। देखो जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर मान लो कि एक प्लस Q चार्ज है, इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा कि द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। देखो
ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तुमको दिख रहा होगा ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। और तुमको ये दिख रहा है जो डॉट डॉट स्फीयर दिख रहा है ये क्लोज सरफेस है। और जो कंडक्टिंग स्फीयर क्लोज सरफेस के अंदर जो तुम्हारी देख लो कि क्लोज सरफेस के अंदर है, यानी जो क्लोज सरफेस है उस कंडक्टिंग स्फीयर के कुछ पार्ट को अपने अंदर लिया हुआ है। फिर तुमको दिख रहा है कि पॉइंट P पर चार्ज है, और ये तुम ध्यान से देखना कि जो पॉइंट P है इस पूरे सिस्टम के बाहर है, आउटसाइड में है। अब तुमको बताना है कि इस क्लोज सरफेस से टोटल कितनी फ्लक्स पास करेगी। चार्ज यहाँ आउटसाइड है, तुमको बताना है कि इस क्लोज सरफेस से टोटल कितनी पास करेगी। इसके अंदर तुमको कोई चार्ज दिख रहा हो तो तुम समझ लो यहाँ चार्ज केवल पॉइंट P पर है, चार्ज यहाँ आउटसाइड है। तुमको बताना है कि क्या उस क्लोज सरफेस से कोई फ्लक्स पास करेगा। ये करे कि विल रिमेन्स जीरो, यानी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा हमेशा जीरो होगा। फिर करे विल बिकम्स पॉजिटिव, यानी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये करे कि विल बिकम्स निगेटिव, यानी जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स होगा वो निगेटिव हो जाएगा। फिर करे विल बिकम्स अनडिफाइंड, यानी उसका कोई परिभाषा नहीं होगा कि कितना होगा, होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। तुम कमेंट करके आंसर दो, सोच लो एक बार बढ़िया से, कमेंट करके आंसर दो। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया है। मैं आपकी जज्बात को सलाम करता हूं, लेकिन ये जज्बाती होना जो है हर जगह कामयाब नहीं होता है। कभी कभी जो है साइंस में कॉमन ब्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है, केवल जज्बात से काम नहीं करता, काम नहीं चलता। ये जज्बात किसी किसी जगह काम आते हैं। तो चलिए फिर से मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप सोच लो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन रखी गई है। ये कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है और तुम जानते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो बाबू मेरे अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और तुम जानते हो कि जब चार्ज को कुछ दूर पर रखते हैं नज़दीक रखते हैं तो इंडक्शन होगा। तो उस इंडक्शन के कारण तुमको पता है कि जब इधर पॉजिटिव है तो इस कंडक्टिंग स्फीयर के मैक्सिमम नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर शिफ्ट कर जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन। अगर जब इस कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, यानी इसके अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है कि इधर जगह खाली हो जाएगा। और यदि इधर जगह खाली होगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि इधर पॉजिटिव होगा तो तुम देखो कि जो क्लोज सरफेस है इस क्लोज सरफेस के अंदर ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका कुछ पार्ट इसके अंदर है, यानी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर है। और जब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है बाबू मेरे, फ्लक्स का वैल्यू होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये मान लीजिए उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट मान लें, क्योंकि कुछ भी हो जो भी हो अमाउंट हो उसको अगर हम लोग प्लस Q मान लेते हैं तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये करे कि विल बी पॉजिटिव, यानी आप देख सकते हो आपके लिए एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन रखा गया है कि इस सिचुएशन में ये जो क्लोज बॉडी है उससे जो फ्लक्स पास करेगा वो पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो बहुत शानदार आंसर रहा। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही और ये काफ़ी कई कंपटीशनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी तक तुमने जितना क्वेश्चन देखा कभी ऐसा लगा कि ये हम फ्लक्स की थ्योरी जानते हैं तो मेरे से नहीं बनेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर ऐसे ही पढ़ाते चलूँगा, आप उबना नहीं, बस आप डटे रहो। ऐसे भी आपके जी में काम कौन है पढ़ाई के सिवा, और यदि तुम दूसरा काम करते भी तो क्या तीर मार लोगे। उससे अच्छा नहीं है कि हम किसी एक काम को बहुत ढंग से करें। बोलो, किसी एक काम को अगर बहुत ढंग से करते हैं और इसी में अगर हम सफल हो जाते हैं तो फिर हो गया। मेरे जीवन में तो कहीं ना कहीं एक भी काम अगर बेहतरीन मिल जाए तो काफ़ी है। तो आप इसी को करो। पढ़ाई सबसे दुनिया की खूबसूरत चीज़ है, पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। देखो अगले क्वेश्चन को, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पर, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने पेन नहीं चुना है तो ये बेचारा जो है थोड़ी सी कह रहा कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तुमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट करे इफ ए पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल क्लोज सरफेस स्लाइटली अवे फ्रॉम इट्स सेंटर
देख लो तुम ध्यान से, ये क्लोज सरफेस है और तुमको दिख रहा होगा कि इसका सेंटर अप्रोक्सीमेट इधर होना चाहिए, बट ये सेंटर से जो थोड़ी सी खिसक गई है ये चार्ज, ये जो तुमको चार्ज पार्टिकल दिख रहा है ये सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया है, स्लाइटली रिमूव कर गया है। अब तुमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है स्लाइटली रिमूव कर जाती है तो फोर्स अप्लाइंस तो ऐसे ही चलेगी। फोर्स अप्लाइंस जब तुम देखोगे कि स्लाइटली चलेगी तो जब सेंटर पे होती है तो फोर्स अप्लाइंस परपेंडिकुलर होती है, बट यहाँ फोर्स अप्लाइंस परपेंडिकुलर होगी नहीं, यहाँ फोर्स अप्लाइंस किसी न किसी एंगल पर बेंड कर जाएगी, तुम ढूंढोगे। तो यहाँ देखो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर पार्ट ऑफ द सरफेस एंड नेगेटिव एट सम प्लेस। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी किसी पॉइंट के लिए पॉजिटिव होगी और किसी किसी पॉइंट के लिए नेगेटिव होगी। ऐसी बात नहीं है मेरे बाबू, अगर ये फ्लक्स प्लस है तो सब के लिए प्लस होगी, माइनस है तो सब के लिए माइनस होगी, चार्ज अगर नेगेटिव है तो सब के लिए नेगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो सब के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तुम ये ढूंढोगे कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द रेडियस, ये बोल रहा हो कर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। तुमने देखा है क्या अभी तक फ्लक्स कभी शेप साइज पर डिपेंड कर रही थी? बिल्कुल नहीं कर रही थी। फ्लक्स तो हम लोगों ने देखा था कि क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होती है, उसको रेडियस से कोई लेना ही देना नहीं है, यानी इसकी स्फीयर की रेडियस किधर बढ़ रही है किधर घट रही है उससे फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट है। चलो करेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, यानी सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो होगी, क्या ऐसी बात है? बताओ, सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो होगी, क्या ऐसी बात है? सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो होगी, बताओ क्या ऐसी बात है? बिल्कुल नहीं। जब इसके अंदर चार्ज जीरो नहीं है, क्यू इन कुछ ना कुछ है, तो फ्लक्स भी जीरो नहीं होगी। करेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑन द सरफेस विच हैज जीरो फ्लक्स, यानी इस पूरे सरफेस पर कोई ऐसी पॉइंट नहीं है जहां फ्लक्स जीरो होगा। ये ऑप्शन नंबर डी बेटर है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है बहुत शानदार ऑप्शन है। तुम समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले बार बार रिवीजन करते रहो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास रहे। इसको बनाओ, तुम पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, इसको देखो। कह सुनो कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल्स। करेक्ट द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल्स इज। बताओ, देखो तुमको एक सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पे, और इस सिलेंडर के एंड पर एक जो है चार्ज पार्टिकल क्यू दिख रही है। तुमको बताना है कि इस वेसल से, यानी जो तुमको सिलेंडर दिया गया उससे फ्लक्स कितनी पास होगी। कितना शानदार क्वेश्चन है, सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी सोचो, दिमाग लगाओ। मान लो बाबू मेरे कि अगर तुम ऐसे ही एक और वेसल्स बिल्कुल इसी के इक्वल जो है ऊपर से इसको रख दो, तो क्या ये पॉइंट जो है, क्या ये पॉइंट ढक जाएगी? बताओ, यानी ये चार्ज उसके बीच में आएगा। और किसी भी बंद बॉडी से टोटल फ्लक्स कितनी होती है? बताओ, बंद बॉडी से टोटल फ्लक्स कितनी होती है? तो क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इन बोले तो क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और बताओ, तो इधर हाफ से जितना होगा हाफ से उतना ही होगा, यानी आप उसको ले सकते हो 2 × 5। 2 × 5 बोले तो यानी कि देखो इससे और इससे मिला दोगे तो 2 × 5 हो जाएगी। तो जो फाई की वैल्यू होगी, जो कलर्ड बॉडी होगी, यानी ऊपर वाले से फाई और नीचे वाले से फाई, टोटल मिला के टोटल फ्लक्स इतना हो जाएगा। तो एक पार्ट से कितनी फ्लक्स गुजरेगी? तो Q/2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर से समझ लो, इससे जितनी फ्लक्स गुजरे उसको फाई ले लो, और इससे भी जितनी गुजरे उसको फाई ले लो, तो ये टोटल फ्लक्स हो गया। यानी टोटल फ्लक्स की वैल्यू बोलूँ तो 5 + 5 बराबर Q/इप्सिलॉन नॉट, डेट मीन्स 2 = Q। तो हाफ से कितनी फ्लक्स पास करेगी? बताओ, इस वाइट एरिया से कितनी फ्लक्स पास करेगी? तो Q/2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तुम ऑप्शन नंबर बी सी चुन लो। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके? बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, कितने बेसिक क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। ये कई कंपटीशनों से आपके लिए जो है सिलेक्ट किया गया है इस क्वेश्चन को। आप देख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन
आपको ये मार्क दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ये मेंस लेवल का बहुत शानदार क्वेश्चन है। करके इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली इज φ1 एंड φ2। देखो किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स होती है φ1 है और आउटगोइंग फ्लक्स जो φ2 है। करके द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, तो आपको बताना है कि उस सरफेस से के अंदर कितनी चार्ज होगी। बनाओ तुम लोग। 20 सेकंड का टाइम मैं देता हूं तुमको। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। इस 20 सेकंड में आपको जो इस क्वेश्चन को बनाना है कि 20 सेकंड में आपको बताना है कि उस क्लोज बॉडी से कुल कितनी फ्लक्स पास करेगी। इनकमिंग फ्लक्स φ1 है और आउटगोइंग फ्लक्स φ2 है, तो आपको बताना है कि कुल कितनी फ्लक्स पास करेगी उस क्लोज बॉडी से। सोच लो बाबू मेरे। मान लो कि किसी बॉडी से, सपोज करो कि ये कोई क्लोज बॉडी है और इस क्लोज बॉडी से जो है ऐसे जो है सोच लो कि ये फ्लक्स पास करती है, ऐसे जो बहुत सारे फोर्स अप्लाइंस पास करती है। सोच लो, दिमाग लगाओ कि ऐसे फ्लक्स पास करती है। तुम देख लो, दिमाग लगाना। तो यूं समझ लो तुम, जो इनकमिंग फ्लक्स होती है और आउटगोइंग फ्लक्स होती है, आपको पता है कि इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग निगेटिव में लेते हैं, यानी इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग निगेटिव में लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव में लेते हैं। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स थ्रू बॉडी बोलूँ, टोटल फ्लक्स थ्रू बॉडी बोलूँ, तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा आपका -φ1 और +φ2, डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका φ2 - φ1। और आपको तो पता है किसी भी बंद बॉडी से फ्लक्स कितनी होती है। तो किसी भी बंद बॉडी से फ्लक्स की अगर वैल्यू बोले तो ये Q∞/ε0, Q∞/ε0, और ये हो रहा है आपका φ2 - φ1, φ2 - φ1। तो Q∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। Q∞ मीन्स उसके अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा बाबू मेरे। तो आप ढूंढो, ये φ2 - φ1 × ε0 हो जाएगा। यानी उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, φ2 - φ1 × ε0 हो जाएगा। और हमारी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी की तरफ इंडिकेट करती है। आप देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है। जो भी इनकमिंग फ्लक्स होती है माइनस आउटगोइंग फ्लक्स को प्लस लोगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा -φ1 + φ2, और इस फ्लक्स का वैल्यू Q∞/ε0 ε से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना शानदार क्वेश्चन है, देख लो। मज़ा आ जा रहा है क्वेश्चन देख करके। देखो इस क्वेश्चन को, देखो इसको भी तुम बनाओ। मैं तुमको 20 सेकंड का समय इसके लिए भी देता हूँ। 20 सेकंड का समय मैं तुमको इसके लिए भी देता हूँ। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लो। पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन को देखो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो भी बच्चा इस तरह से, प्रत्येक एक्सरसाइज को मैं इसी लेवल से लेकर के चलूँगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेते हो तो फिर समझो कि तुम्हारी जो कल्याण होने ही वाली है। कोई डाउट नहीं है कि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये सब। कहीं ना कहीं तुम देख लो। कर कि अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विथ इन इट इफ φ इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट वोल्टमीटर एसोसिएटेड विथ द कर्व सरफेस। यानी इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है उसका वैल्यू φ है। यानी इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है, मान लो उसको मैं φb मान लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू φ दिया हुआ है। कर आपको कि कर्व सरफेस बी द फ्लक्स लिंक्ड विथ द प्लेन ए इन यूनिट ऑफ वोल्टमीटर विल बी। तो आपको बताना है कि ये जो प्लेन ए दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन ए दिख रहा है, इस प्लेन ए से जो फ्लक्स होगा डेट मीन्स φ ए का वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ, आप देख लो। 1/2 Q/ε0 - φ, Q/2 ε0, ये φ/3 या Q/ε0 - φ। आप देख लो, बहुत शानदार ऑप्शन है। सोचो बच्चों, मान लो कि मैं चार्ज को यहाँ पे रख देता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास सिलेंडर है, ये एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, और मैं चार्ज को यहाँ पर रख देता हूँ Q को। और आपको पता है कि इस
कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है यानी फाई बी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाई दिया हुआ है। अगर मैं चार्ज इसके अंदर कहीं भी रखूँगा तो ये भी आपको पता है, इसके चार्ज अगर मैं इसके बीच में रखता हूँ तो ये जो एरिया है यानी एरिया ए से जितनी फ्लक्स पास करेगी, अगर उस फ्लक्स को मैं सपोज करो बाबू मेरे फाई डैश मान लेता हूँ, तो बिल्कुल एरिया जो सी है, एरिया सी से भी सेम ही फ्लक्स पास करेगी और उसकी भी वैल्यू फाई डैश ही होगी। और आपको पता है कि किसी भी बंद बॉडी से टोटल फ्लक्स जो होती है यानी टोटल अगर फ्लक्स की बात किया जाए तो कितनी होती है बाबू, टोटल फ्लक्स देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका फाई बी प्लस फाई ए प्लस फाई सी, और टोटल फ्लक्स का वैल्यू होता है क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट। फाई भी का वैल्यू ऑलरेडी फाई है और आपको पता है फाई ए का भी वैल्यू फाई डैश प्लस फाई सी का भी वैल्यू फाई डैश, यानी कुल मैं देखूं तो ये क्यू इन का वैल्यू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और फिर आपको इधर दिख रहा होगा फाई प्लस फाई डैश यानी फाई प्लस 2 फाई डैश। आप इसको इधर ला दो बाबू मेरे, यानी 2 फाई डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और फिर मैं फाई डैश की बात करूं तो ये 1/2 क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगा। और यही तो आपका है ए से फ्लक्स, डेट मीन्स ए से जो फ्लक्स हो जाएगी 1/2 क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो जाएगी। या सी से भी फ्लक्स की बात करें तो यही हो जाएगा। आप ऑप्शन ढूंढ लो कितना नंबर है, ऑप्शन ढूंढो 1/2 क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम बना लेते हो तो बहुत मजा आने वाला है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो तुम। तो बाबू मेरे बस आप थोड़ी सी अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखो और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाओ, तुम दूसरी दुनिया में नहीं भटको, मज़ा आ जाएगा जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा। और यदि तुम ऐसे बनाते हो तो मज़ा आना ही आना है, खुशी भी मिलेगी और बहुत पार्टियां भी होगी। जो आज तुम इधर उधर छोटे छोटे जो है नई चीज़ों में भटक रहे हो, अगर तुम इस पे कंसंट्रेशन बना लो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन हैं, देख लो ये। चलो एक और क्वेश्चन है, देख लो तुम, एक और क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन हो, देखते हैं। कह रहा है कि द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्लोज सरफेस आर रिस्पेक्टिवली, देख लो इतना। ये इनवर्ड फ्लक्स है यानी इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग हमेशा निगेटिव में लेते हैं, आपको ये बात पता है 3, और ये यूनिट है तो यूनिट ही रहने दो। और ये आउटवर्ड फ्लक्स है तो आपको पता है कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, यानी आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। आउटवर्ड फ्लक्स करे कि देन द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, यानी आपको बताना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितनी होगी, यानी क्यू का वैल्यू व्हाट हो जाएगा, ये आपको बताना है। आप ढूंढोगे बाबू मेरे यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स इतना है, आउटगोइंग फ्लक्स इतना है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ, टोटल फ्लक्स की बात करूँ तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका, बताओ, ये फाई इन प्लस फाई आउट, और ये देखो -8 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³, कुल मिला के तुम देखो ये -4 × 10⁻³ हो जाएगा यूनिट, -4 × 10⁻³ यूनिट हो जाएगा। और टोटल फ्लक्स की बात करें तो ये क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यू इन की वैल्यू अगर मैं करूं तो ये -4 × 10⁻³ -4 × 10⁻³ इंटू इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू इप्सिलॉन नॉट यूनिट हो जाएगा। आप देख लो, शायद ये आपसे पूछा जा रहा था नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज बोले तो -4 × 10⁻³ इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर जो डी आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन है, देख लो। चार्ज है तो कूलम यूनिट लिख दोगे। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।